हेलो एवरीवन एंड वेलकम। जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे बॉडी की सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, नेचुरली उनकी फंक्शनिंग पहले जैसी तो नहीं रह जाती है। आप कितना भी अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो करें लेकिन उसे कंप्लीटली रिवर्स नहीं कर सकते या कंप्लीटली आप स्टॉप नहीं कर सकते। और मेन एजिंग की वजह क्या होती है कि आपके जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनकी फंक्शनिंग धीरे धीरे कम हो गई है। पहले की तरह वो काम नहीं कर सकते हैं। और यही वजह बनती है जहां आपकी आर्टरीज में भी सेम प्रोसेस होती है। जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके भी जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनकी भी फंक्शनिंग धीरे-धीरे पहले की तरह नहीं रह जाती, कम हो जाती है। और इसके कारण उनमें एक स्टिफनिंग होने लगती है, वो नैरो होने लगती है, या उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो ब्लड वेसल्स में होनी चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है। और इसकी वजह है या तो उसमें प्लाक जमा होने लगता है, जो कि अक्सर हम कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं, या फिर जो फैट का जो डिपोजिशन होता है उसकी वजह से है, जिसके कारण आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। और इसकी दूसरी वजह है कैल्शियम। इवन प्लाक में भी कैल्शियम का अमाउंट पाया जाता है। तो इन दोनों वजहों से जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी या तो नैरोइंग होने लगती है, सर्कुलेशन उसमें से ठीक से नहीं होगा। और अगर ये लंबे समय तक रहेगा तो नेचुरली आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा, दूसरे बॉडी के दूसरे टिश्यूज को भी अफेक्ट करेगा, सब जगह इसका असर दिखता है। तो इस नैरोइंग को, इस स्टिफनिंग की प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है जिसका नाम है K2। पहले K2 के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, लेकिन जैसे-जैसे रिसर्च हो रही है, इनफैक्ट इसमें रिसर्च अभी चल रही है, मतलब आपको नए-नए और भी चीज़ें इसके बारे में पता चलेंगी फ्यूचर में। या तो ऑलरेडी आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, या फिर किडनी ठीक से काम नहीं कर रही हो, तो ये वजह तो बनती है कि आपके शरीर में कहीं पे प्लाक जमा हो रहा है ब्लड वेसल्स में, या फिर उसका कैल्सिफिकेशन ज़्यादा बढ़ गया है। इवन थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन की जब गड़बड़ी होती है, उनका बैलेंस ठीक से काम नहीं करता, तब भी ये प्रोसेस हो सकती है। या फिर आपके ब्लड वेसल्स में डैमेज हो रहा है, इसकी वजह से भी ये प्लाक डिपोजिशन हो सकता है। या फिर ब्लड वेसल्स में ऑलरेडी प्लाक डिपोजिशन हो रहा है और उसके कारण वो किडनी फेलियर की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। यानी एक एज के बाद जरूरी है कि आप अपने जो साइन एंड सिम्टम्स है उसको थोड़ा सा ख्याल रखें, ताकि कहीं आपको इसकी वजह से हार्ट डिजीज का सामना ना करना पड़े। नॉर्मल सा एक टेस्ट आप कर सकते हैं कि कहीं आपके कोई ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, ये देखने के लिए दो तरीके के टेस्ट जो डॉक्टर्स भी करते हैं। इसमें जो आपके पैरों की जो आर्टरीज होती हैं, जिसको एंटीरियर टिबियल आर्टरी कहते हैं और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कहते हैं, जब इसमें आप पल्सेशन को फील करेंगे तो ये पल्सेशन, नॉर्मली हम पल्स कहाँ पे देखते हैं, रेडियल पल्स देखते हैं, यानी अपने हाथों में पल्स को चेक करते हैं। तो जो एंटीरियर टिबियल पल्स है या पोस्टीरियर टिबियल जो पल्स है, वो अगर आपको एग्जैक्टली वैसी ही लगती है जैसे आपकी रेडियल पल्स है, इसका मतलब कि कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं है। लेकिन अगर उस पल्स में, पैरों की पल्स आपको नॉर्मल नहीं लगती है, उसमें कोई अलग सा फील आता है, या फिर उसमें तो डिले महसूस होता है, तो हो सकता है कि कहीं ये ब्लॉकेज की वजह से हो। कोई ना कोई आर्टरी पैरों की ऐसी हो सकती है जो कि ब्लॉक्ड हो। दूसरा टेस्ट आप करके देख सकते हैं कि आप अंगूठे को अगर स्क्वीज करके रखेंगे और उसको छोड़ेंगे तो इमिडिएटली उसमें ब्लड आ जाता है। इस ब्लड को आने में, वापस वहां पे भरने में 3 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर 3 सेकंड से ज्यादा का समय लग रहा है तो भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होने का ये इंडिकेशन करता है। अगर कहीं कोई ब्लॉकेज फील होता है तो अक्सर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो एंजियोग्राम कराते हैं, यानी उसमें डाई के थ्रू वो देखते हैं कि कहीं पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं। लेकिन ये कोई इमरजेंसी कंडीशन इमीडिएटली नहीं है। ये धीरे धीरे करके होता है और धीरे धीरे एक लंबा ब्लॉक आने में या क्लॉक्ड आर्टरी आने में समय लगता है। तो अगर पहले इन चीजों को रोक लिया जाए तो चांसेस है कि ये होगा ही नहीं। और इसी के लिए बहुत बड़ा रोल आता है विटामिन K2 का। विटामिन K2 एक एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट की तरह भी काम करता है। तो अगर बॉडी में विटामिन K2 की कमी हो रही है तो इन्फ्लामेशन बॉडी में बढ़ेगा। ब्रेन में ये न्यूरो जो प्रोटेक्शन का काम करता है, यानी जो आपकी नर्व्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि अगर नर्व सेल्स डैमेज होंगी या नर्व सेल्स ठीक से काम नहीं करेंगी तो अक्सर ब्रेन का जो इन्फ्लामेशन है वो होता है। लोगों को अल्जाइमर्स वगैरह की प्रॉब्लम आने लगती है। तो विटामिन K2 का लेवल मेंटेन करने से ये ब्रेन का जो इन्फ्लामेशन है ये कम हो जाता है। स्किन में भी जिन लोगों को एजिंग बहुत फास्ट होती है, रिंकल्स आते हैं, उन लोगों में भी K2 की डेफिशिएंसी देखी गई है। यानी K2 का लेवल मेंटेन करेंगे तो जो स्किन का एक एजिंग की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। यहाँ तक कि कुछ डेंटिस्ट ने ऐसी रिसर्च की है कि जब जिन लोगों में K2 का लेवल कम होता है उन्हीं लोगों में कैविटीज, यानी आपके जो दांतों में जो कैविटी हो जाती है या केरीज वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है, उन लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हार्ट में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि जितनी भी आर्टरीज हैं उनका जो कैल्सिफिकेशन रोकता है, यानी कैल्शियम का जो लेवल है आर्टरीज से कम करके उसको नेचुरली बोन में भेजता है।
अगर कैल्शियम इस तरीके से बिल्डअप होने लग जाएगा आर्टरीज में, तो इसे केवल आर्टरीज तक सीमित नहीं रहता, ये बढ़ते-बढ़ते आपके हार्ट तक चला जाता है और यहाँ तक कि जो आपके वॉल्व्स होते हैं, उनको भी अफेक्ट करता है, वो भी कैल्सिफाइड हो सकते हैं। और वॉल्व का काम क्या होता है? कंटीन्यूअसली आपके ब्लड को पंप करना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अगर उनमें स्टिफनिंग होने लगेगी, तो जो पंपिंग एक्शन है, ये ठीक से नहीं होगा। तो कभी भी हार्ट में हार्डनिंग हो, ये कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा और ये हार्ट फेलियर की बहुत बड़ी वजह है। तो विटामिन के2 का काम क्या है? जो भी आपके इस प्लाक में जो कैल्शियम है या दूसरा जो डिपोजिशन है जिसके कारण हार्डनिंग हो रही है, इन सबको वहां से रिमूव करके बोन में लेके जाता है। एजिंग की एक और बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। डीमिनरलाइजेशन होने लग जाता है बोन का और नेचुरली वो कैल्शियम कहाँ पर रहता है? वो सब ब्लड में रहता है। कैल्शियम का लेवल अगर ब्लड में एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाता है तो नेचुरली यही स्टिफनिंग की वजह बनता है। तो बोन्स में जहां पर कैल्शियम आप चाहते हैं कि हो, वहां पे भरपूर मात्रा में कैल्शियम होगा तो बोन्स स्ट्रांग रहेंगी, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी, जो कि बुढ़ापे में या ज्यादा एज के बाद कहीं पे भी फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं जो अक्सर बढ़ जाते हैं, ये होने के चांसेस कम हो जाएंगे और आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहेगी। विटामिन के2 आपके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को भी बेटर करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो कि आपके एनर्जी देने का काम करते हैं। तो अगर आपके एनर्जी सेंटर्स ठीक से काम करेंगे, यानी आपको एनर्जी अच्छे से मिलेगी, आपकी जो काम करने की या कोई भी परफॉर्मेंस देने की जो आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। तो जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो लोगों में भी विटामिन के2 की डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है बॉडी में। तो जो लोग डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक होने की कगार पे हैं, ऐसे लोगों में विटामिन के2 का लेवल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट ज्यादा हो जाएंगे अगर विटामिन के2 का लेवल उनकी बॉडी में कम हुआ। इसका रोल ब्लड क्लॉटिंग में तो है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी ब्लड क्लॉटिंग होती है तो विटामिन के2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंटी कैंसर एजेंट का भी काम करता है, तो ये बॉडी में कैंसर को रोकता है। स्पेशली जो प्रोस्टेट कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनमें देखा गया कि विटामिन के2 का लेवल अगर ठीक हो तो प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारी को ये रोक सकता है। विटामिन के की एक्चुअली में दो वैरायटीज हैं, विटामिन के1 और के2। के1 जो मिलता है हमको डायरेक्टली प्लांट से मिल जाता है, यानी आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां, आप कोई सी भी हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, गोभी खाइए, ब्रोकली खाइए, पालक खाइए, केल है, और जितने भी आपके दिमाग में आती हूँ सारी पत्तेदार सब्जियां अगर आप खाते हैं, स्पेशली डार्क ग्रीन कलर की जो भी होती हैं, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन के1 आपको मिल जाता है। और यही विटामिन के1 जब आपके गट बैक्टीरिया तक पहुंचता है, वो के1 को के2 में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी गट बैक्टीरिया ही इस जो मेटाबोलाइट्स के थ्रू के2 को कन्वर्ट करते हैं, यानी बैक्टीरिया का ही काम है इसमें। तो आप जब भी रफेज खाते हैं, बहुत सारे फाइबर्स खाते हैं, तो एक्चुअली आप अपने गट बैक्टीरिया को बहुत सारा मटेरियल दे रहे हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा दूसरे जो मेटाबोलाइट्स हैं वो आपको बनाकर दे। विटामिन के1 से विटामिन के2 में जो कन्वर्जन है नेचुरली वो 100% तो नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपके अमाउंट जो आपका डेली डोसेज है उससे आपकी बॉडी को कम मिलता है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है। यानी आपको पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें लेनी है, तभी आप अपनी डेली डोसेज तक पहुंच पाएंगे। विटामिन के2 की दो वैरायटीज मेन होती है, MK4 और MK7। और विटामिन B12 की तरह, जैसे विटामिन B12 क्या है, बैक्टीरिया से बनता है या फिर आप उसको बैक्टीरिया ही कह सकते हैं, उसी तरीके से के2 भी है। के2 को हम विटामिन तो कह रहे हैं लेकिन बेसिकली एक बैक्टीरिया की ग्रोथ से ये बनता है। तो आप दो तरीके से इसको ले सकते हैं। MK4 यूजुअली उन लोगों को मिलता है जो कि डायरेक्ट एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं, मीट लेते हैं, बाहर का इस तरीके का एनिमल फूड जो लोग खाते हैं, तो नेचुरली उनके जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में आ जाते हैं। लेकिन MK7 जो कि बेटर वैरायटी है और जो बॉडी में ज्यादा अच्छा रोल प्ले करती है और ज्यादा लंबे समय तक रहती है, ये आता है आपके फर्मेंटेड फूड से। फर्मेंटेड फूड्स आप कई तरीके के ले सकते हैं। अपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अचार एक चीज है जो चलती है, आप किसी भी चीज का अचार बना सकते हैं। अगर वो फर्मेंट हो गया है तो नेचुरली उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ इनफ हो जाती है, तो इसमें आपको विटामिन B12 भी मिल जाता है, विटामिन के2 भी मिल जाता है। तो जितने भी फर्मेंटेड फूड्स हैं उसको आपको जरूर लेना है डेली अपनी डाइट में। नेटो एक प्रचलित फूड है जो कि ईस्ट में वहां पर इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जो कि सोयाबीन का एक फर्मेंटेड रूप है, यानी सोयाबीन को इतना फर्मेंट किया जाता है कि वो लसलसा सा हो जाता है। वो एक बहुत ही सबसे ज्यादा रिच माना जाता है विटामिन के2 के लिए। हो सकता है वो सब लोग उस तरीके का फूड पसंद नहीं कर सकते हैं, तो और भी दूसरी चीजें हो सकती हैं। अचार के फॉर्म में एक आता है जिसको सावरक्रट कहते हैं, जो कि गोभी का अचार, कैबेज का अचार कहलाता है। इसी तरीके से जो हमारा दही खाते हैं वो भी, उसमें भी लैक्टोबैसिलस होते हैं, वो भी एक तरीके का फर्मेंटेड फूड है।
और भी जो हम डोसा और इस तरीके की चीज़ों का जो बैटर बनाते हैं, वो भी इनफ फर्मेंटेड हो जाता है। तो जितना आप फर्मेंटेड फूड जो स्प्राउट के फॉर्म में लेंगे, ऐसी जितनी भी चीज़ें लेंगे, आपके विटामिन के2 का लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे। तो इस तरीके के फूड को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अब इसके जितने भी अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं और भी ज़्यादा पता चल रहे हैं, इसका मतलब कि अब ज़रूरी है कि आप इस पे विशेष ध्यान दें। अभी तक केवल विटामिन बी12 पे ध्यान दिया जाता था। अब विटामिन के2 एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अब जानने के बाद मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको याद रहेगी और आप इसको अप्लाई करेंगे और अपनी डाइट में ज़रूर देखेंगे कि किस तरीके से आप इस विटामिन के2 का लेवल बढ़ा सकते हैं और अपनी हार्ट हेल्थ को, ब्लड वेसल्स को अच्छी रख सकते हैं। आप बिल्कुल बच्चे की तरह अपने ब्लड वेसल्स को तो नहीं बना सकते हैं पूरी तरह से फ्लेक्सिबल या एब्सोल्युटली डैमेज फ्री, लेकिन काफ़ी हद तक इस डैमेज को आप रिवर्स कर सकते हैं सही डाइट से और सही खान-पान से। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।